हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जिसका अपन एक लेक्चर स्टडी कर चुके हैं। आज है दूसरा लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ने विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में अपन ने स्टडी की थी। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं विभव और विद्युत क्षेत्र के मध्य रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों के मध्य रिलेशन क्या होता है। विद्युत क्षेत्र के बारे में तो आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर काफी डिटेल से पढ़ चुके हैं, और विभव के बारे में आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, और भी आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो इन दोनों के मध्य आपको रिलेशन देखना है कि इन दोनों के मध्य किस प्रकार का रिलेशन है। आपको ये तो पता ही है कि जब विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं, जैसे हमारे पास एक क्यू आवेश है यहाँ पे मेरे पास, और इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं। मान लीजिए ये ऐसे विद्युत क्षेत्र बना रहा है, इस दिशा में बना रहा है, तो इसकी दिशा में चलते हैं तो विभव की वैल्यू है वो कम होने लगती है। ये तो मैं आपको जो फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर बता चुका हूं, चैप्टर नंबर 2 की। तो कल लास्ट क्लास के अंदर अपन इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने फर्स्ट क्लास नहीं ली है या नई वीडियो नहीं देखा है, तो उसको आप एक बार देख क्या है, तो आपको बहुत इजी रहेगी ये क्लास, वरना थोड़ी सी टफ हो सकती है। तो आप वहाँ पे विभव और विभवांतर का जो कॉन्सेप्ट बताया गया है उसको आप अच्छी तरह से समझ के आए, उसके बाद में अपन यहाँ पे ये सेकंड वाला वीडियो है उसको देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए, ये तो आप देख ही चुके हैं। मैं आपको एक बार रफली कि रिलेशन होगा वो कैसा होगा उसके बारे में एक बार बताना चाहता हूं कि कैसा हो सकता है। जैसे ये हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण आप स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, वहां पे विद्युत क्षेत्र की वैल्यू देखना चाहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी आती है एक बिंदु आवेश के कारण? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आती है। इस प्लस क्यू आवेश के कारण इसी बिंदु पी पर विभव की वैल्यू देखें, विभव कितना बन रखा है वो देखें, तो V की इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ये अभी आपने निकाला नहीं है, अगली क्लास के अंदर बताने वाला हूं, लेकिन आपको ऐसा बताना चाहता हूं कि रिलेशन कैसा हो सकता है। ओके, यदि मैं यहां से रिलेशन ज्ञात करने की कोशिश करूं तो E अपॉन वी कर दूं इन दोनों इक्वेशन को, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? ध्यान से देखिए, के क्यू से के क्यू कैंसिल हो जाएगा, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो E अपॉन वी 1 अपॉन आर, नीचे कुछ बचा नहीं तो ये बचा, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया भैया? V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E इंटू आर। ये लीजिए, कुछ ऐसा सा रिलेशन आना चाहिए, मतलब ऐसा रिलेशन आएगा। ठीक है, वही अपन ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं जो अपन ने यहाँ पे इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और विभव के फॉर्मूले से अपन ने कुछ ज्ञात करने की कोशिश की। तो V इज इक्वल टू E और R का मल्टीप्लाई आएगा। तो अपन वहां पे यहाँ पे कंसेप्ट वाइज स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो देखिए, माना एक बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, जो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र E का निर्माण करता है। इन्फिनिटी पर एक कोई आवेश है Q नॉट, और उसको हम मैं क्या करता हूं, इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो E विद्युत क्षेत्र बन रखा है उसके अंदर ला के रख देता हूं, और उस बिंदु को नाम दे देता हूं बी बिंदु पे ला के रख देता हूं। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं कि यहां से इस आवेश को ए बिंदु पे लेके आना है, मेरे को ए बिंदु पे लेके आना है, तो इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करेंगे वो किसके रूप में स्टोर होगा? स्थिर ऊर्जा के रूप में स्टोर होगा। ठीक है, और यहाँ पे इस ए बिंदु पर जितनी भी एनर्जी होगी वो किसको मिलेगी? क्यू नोड को मिलेगी, और वही क्या कहलाता है? ए बिंदु का विभव कहलाता है। ठीक है, जो अपन लास्ट क्लास के अंदर काफी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके, अब ये वाली दूरी कितनी है? मान लेता हूं कि अभी जो आवेश बी बिंदु पे रखा हुआ है वो कितनी दूरी पे रखा हुआ है? स्मॉल आर दूरी पे रखा हुआ है, और ये विस्थापित हो रहा है यहां से लेकर ये डी आर दूरी तक विस्थापित हो रहा है। मान लेते हैं छोटी सी दूरी है डी आर, वहां तक विस्थापित हो रहा है। तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी? ए बिंदु से ओ की दूरी कितनी बचेगी? आर माइनस डी आर। ये लो, आर माइनस डी आर। क्या था कोई दिक्कत? ओके, ए बिंदु और बी बिंदु के विभव कितने होंगे? माना ए बिंदु का विभव है, मैंने मान लिया कि V है। ओके, मान लिया तो अच्छी बात है भैया। ये लो, ए बिंदु का विभव है V है, तो B का कितना होगा? B का कितना होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? ध्यान से देखिए, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये वाली, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये वाली, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव की वैल्यू घटती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव की वैल्यू घटेगी, तो ये वाली वैल्यू आएगी बी बिंदु पे, वो कुछ ना कुछ घट के तो प्राप्त होगी। तो मैं मान लेता हूं कि कितनी घट गई? डी आर दूरी में डी घट गई, V माइनस डी। यहां V थी तो इसमें से V माइनस डी। कोई दिक्कत यहां तक? ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहां पे जो क्यू नोड आवेश रखा हुआ है इस पे बल कितना लगेगा।
बल की डायरेक्शन क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश है तो ये ऐसे लगेगी, और ये वैल्यू दे देता हूं इसको एफ ई। अब आपको इधर लेके आना है तो यहां पे बाह्य बल लगाना पड़ेगा, उस बाह्य बल को क्या लिख देता हूं, एफ एक्सटर्नल। ये लीजिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ओके बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, इन दोनों के मध्य रिलेशन ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कितना लगा रहा है, एफ इक्वल टू कितना लगाएगा, क्यू नोड ई, यही तो लगाएगा, इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर रहे हैं आप, इस एफ के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो आप एफ के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा, उसके बराबर कार्य करना पड़ेगा, तभी तो आप इधर ले पाएंगे, और थोड़ा सा लिटिल बिट आपको थोड़ा सा ज्यादा भी करना पड़ेगा, तब आप उसको इधर ले पाएंगे। एक समान वेग से लाना है, एक समान वेग से क्यों लेके आना है, इसलिए लेके आना है कि यदि आप त्वरित गति करवाएंगे तो त्वरित गति करवाने का मतलब ये हो गया कि वहां पे गतिज ऊर्जा का मान बदल गया, क्योंकि त्वरित गति के अंदर वेग परिवर्तित हो जाता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम स्क्वायर, और हाफ एम स्क्वायर वी की वैल्यू चेंज हुई, गतिज ऊर्जा का मान बदला, और गतिज ऊर्जा का मान बदला तो आपके द्वारा जो किया गया कार्य था वो कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा में परिवर्तन में खर्च हो गया। तो आपने जितना कार्य किया वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में नहीं प्राप्त होगा, वो कुछ ना कुछ पहले भी खर्च हो गया। तो आपको पूरा का पूरा कार्य उसकी स्थिर ऊर्जा के अंदर खर्च करना है, स्थिर ऊर्जा बढ़ाने में खर्च करना है, तो क्या करना पड़ेगा, वहां पे एक समान वेग से लाना पड़ेगा, बस यही रीजन है। ठीक है, ओके। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, इस बी बिंदु से ए बिंदु तक इसको खिसकाता हूं, तो कार्य कितना होगा, कार्य का फॉर्मूला हो जाता है बल इंटू विस्थापन, तो डी डब्ल्यू मान लेता हूं, विस्थापन डी आर है तो ये डी डब्ल्यू हो जाएगा, तो एफ इंटू डी आर कैसा प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट। ओके, इक्वेशन नंबर 2। ये जो बल है वो कौन सा है, एक्सटर्नल बल है भैया, तो एक्सटर्नल बल कौन, जो अपन लगा रहे हैं, अपन किस दिशा में लगा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो क्या आएगा माइनस। यदि विद्युत क्षेत्र की उसी दिशा में लगाते हैं तो माइनस नहीं आता, ठीक है, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, उसकी विपरीत दिशा में लगा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस का चिन्ह आएगा। कोई दिक्कत यहां तक? ओके। अब मैं यहाँ पे ये एफ एक्सटर्नल की वैल्यू है वो इसके अंदर पुट कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, माइनस क्यू नोड ई डॉट डी आर। ये लीजिए, क्यू नोड को इधर लेके आ जाइए, ये लीजिए डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोड, ये किसी का फॉर्मूला है क्या, हाँ फॉर्मूला है, ये विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला ही तो होता है, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। भैया देखो ध्यान से, याद करो, ऊपर तो कार्य, नीचे परीक्षण आवेश, क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, तो वी ए माइनस वी भी होना चाहिए, क्योंकि अंतिम ये और ये प्रारंभिक, लेकिन वी ए की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, वी, और माइनस उसमें से माइनस कर दीजिए, तो वी माइनस डी वी कितना आ जाएगा, वी माइनस बी प्लस डी वी, तो वी से भी कैंसिल, कितना हो जाएगा, डी वी। तो इसकी वैल्यू आ गई डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ई और डी आर के मध्य जो कोण बन रखा है उसको डिफाइन कर देते हैं। वो डिफाइन नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, उसका रीजन ये है कि आप ये सोचते हैं कि ई की डायरेक्शन ये है, डी आर की डायरेक्शन है, थीटा इज इक्वल टू 180 रख देता हूं। नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू इतना है, हम बात कर रहे हैं सभी थीटाओं की बात कर रहे हैं। कोई मान लीजिए ऐसा भी तो कर सकता है, यहाँ पे हमारे पास आवेश रखा हुआ है इस प्रकार से, यहाँ मेरे पास आवेश है और ऐसे तिरछा लेके आ रहा है, ऐसे लेके आ रहा है, तो थीटा कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, थीटा की डायरेक्शन ये, थीटा ये हो जाएगा। तो हर बार है वो थीटा बदल सकता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे थीटा डिफाइन नहीं कर रहे हैं, सभी थीटाओं की बात कर रहे हैं। ओके। तो यह आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, डी वी और ई के मध्य रिलेशन, जो मैंने आपको रफली पहले बताया था वही रिलेशन प्राप्त हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ पे? ओके। माइनस का चिन्ह क्यों आ रहा है? माइनस का चिन्ह यह व्यक्त कर रहा है कि जब आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाते हैं तो वी की वैल्यू है वो घटती है। ठीक है, ओके। कई लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं जो भी है, तो वो क्या कर लेते हैं, ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर लिख देते हैं, ये रिलेशन याद कर लेते हैं कि ऐसा रिलेशन होता है। ये गलत है भैया। गलत इसलिए है कि आपने यहाँ पे ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको तो सॉल्व ही नहीं किया, बिना डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व किए आपने ऐसा लिख दिया। ऐसा आप लिख तो सकते हैं, एक कंडीशन के अंदर लिख सकते हैं, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं किस कंडीशन में लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ओके।
यदि पूरे पथ के लिए ज्ञात करना है, आप इस बी बिंदु को लेके पूरी r दूरी तक कवर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, फिर आप समाकलन कर दीजिएगा v इज इक्वल टू माइनस समाकलन e, यदि आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो कर दीजिए, उसके बाद में तो आपको थीटा पता रहेगा कि आप एक ही पथ पे चलते जाएंगे तो ठीक है, और नहीं पता है तो ई सदिश डॉट डी आर सदिश कर दीजिए, ठीक है। ओके, अब इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो हमारे पास डी बी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर आ रहा है, इसको कुछ ऐसा लिखा जा सकता है क्या, डी बी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कोस थीटा। मैं डॉट जो प्रोडक्ट था उसको ओपन कर दिया है, तो जैसे ही बिंदु गुणनफल को मैंने ओपन किया, ई डी आर कोस थीटा किया, तो आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं ना, जैसे ये तो ई डायरेक्शन हुई, चलो उधर बनाता हूं, ये ई की डायरेक्शन यही तो है, और मान लीजिए जो डी आर है वो कुछ ऐसा है, दोनों के मध्य कोण कितना, थीटा। तो इस डी आर सदिश का इस साइड में प्रभाव प्रेक्षक पे कितना होगा, इस साइड में प्रभाव कितना होगा, डी आर कोस थीटा। अरे घटक ले लीजिए और इस साइड में कौन सा आएगा, डी आर साइन थीटा, उसकी अपने को जरूरत नहीं है तो छोड़ देते हैं। डी आर कोस थीटा और ई दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या प्राप्त हो गया, वी प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको व्यक्त कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे और लेके जा रहा हूं, माइनस डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू ई कोस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख सकते हो, वो नहीं लिख सकते थे आप, ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, ऐसा लिख दिया। ओके, डीवी माइनस डीवी अपॉन डी आर इज इक्वल टू ई कोस थीटा लिखा, यदि मैं थीटा इज इक्वल टू 0 कर देता हूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 कर देने का मतलब क्या है कि जिस साइड में ई है उसी में डी आर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही विस्थापित कर रहे हैं, तो उसी दिशा में करवा रहे हैं विस्थापन, तो डी वी अपॉन डी आर की वैल्यू है वो कितनी प्राप्त होगी, ई प्राप्त होगी। और आपको पता है थीटा इज कोस की वैल्यू है, कोस 0 पे वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो डी वी अपॉन डी आर है वो क्या प्राप्त होगा, अधिकतम प्राप्त होगा, तो डी वी अपॉन डी आर अधिकतम प्राप्त होगा। ये जो डी वी अपॉन डी आर होता है इसे क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता बोलते हैं। विभव प्रवणता क्या होती है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। जब ये मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम किस डायरेक्शन में होगा, सिर्फ विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा और किसी भी दिशा में नहीं होगा। ये वाली वैल्यू कैसी है, अदिश राशि है। अब इसको आप सदिश कह सकते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं तभी आपके पास वेग प्रवणता का मान है वो अधिकतम प्राप्त होगा। मतलब विभव हानि कहे हैं अपन, विभव हानि क्यों बोल रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेंगे वैसे वैसे विभव में कमी होने लगती है, तो जो विभव हानि है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में अधिकतम होती है, तो उसी दिशा में होगी। तो आप इसको डीवी अपॉन डी आर को क्या मान सकते हैं, वेक्टर मान सकते हैं। इसको डीवी अपॉन डी आर को, विभव हानि को अपन क्या माना जा सकता है, सदिश राशि माना जा सकता है। ठीक है, ओके। अब डी वी अपॉन डी आर मैक्सिमम, इसको आप क्या लिखते हैं मैथमेटिक्स की भाषा के अंदर, इसको लिख देते हैं ग्रेड वी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वी है उसके अंदर अधिकतम परिवर्तन हुआ है। ठीक है, ओके। इसी चीज को यहां से डी वी अपॉन डी आर मैक्सिमम ये लिखा आपने, ग्रेड वी लिखा, तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ग्रेड वी। ये लीजिए, माइनस का चिन्ह क्या व्यक्त कर रहा है, माइनस का चिन्ह ये व्यक्त कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो विभव में है वो क्या हो रही है, हानि हो रही है, विभव लॉस हो रहा है। ठीक है, ओके। ये यहां तक का कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अपन बात करते हैं, इसको मैं यदि क्रांति निर्देश तंत्रों के अंदर व्यक्त करता हूं, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में व्यक्त करना चाहूं तो किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। और दूसरी बात ये है कि आप यहां पे ये जो फॉर्मूला पढ़ा है आपने, डीवी इज इक्वल टू ई डी आर, ये dv इज इक्वल टू ई डी आर, देखो यहां पे तो आप लिख सकते हैं dv अपॉन डी आर, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 कर देते हैं तब तो आप लिख सकते हैं, वो थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए ही अप्लाई है और कहीं नहीं होगा। इसके अलावा चलो एक बार मिटाता हूं मैं, ये मिटा देता हूं। ओके, अब अपन देखने जा रहे हैं, क्रांति निर्देश तंत्रों के रूप में देखने जा रहे हैं कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन में कितनी कितनी वैल्यू प्राप्त होगी। साथ में मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जो ई की जो वैल्यू है वो किस दिशा में मैक्सिमम परिवर्तन हो रहा है, वो एक बार और प्रूफ करके आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पे कोई दो पृष्ठें हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है
और यहाँ पे कोई दो पृष्ठ रखी हुई है। इस पृष्ठ पर पृष्ठ ऐसे रखी हुई है, ये पृष्ठ दूसरी पृष्ठ, ठीक है। इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं का विभव एक समान है, इस पृष्ठ के बिंदुओं का सभी का एक समान है और एक दूसरे से विपरीत है, अलग अलग है, ठीक है। ओके, मान लेता हूं इसका v है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में इसका कुछ घटेगा, तो मान लेते हैं v माइनस डी वी। कोई दिक्कत भैया? ओके, नहीं दिक्कत। तो यहां पे एक बिंदु लीजिए, यहां एक और यहां एक और। आप इस ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए, इसको सी नाम दे दीजिए। ए बिंदु से बी पे जाते हैं और ए से सी पे जाते हैं। ये दो तरीके हैं आपके पास, ध्यान से देखिए। ए बिंदु से बी पे जा रहे हैं और ए बिंदु से आप सी पे जा रहे हैं। तो आपको यह बताना है कि यहां पे जो अधिकतम परिवर्तन होगा वो किस पे होगा, ए से बी वाले इस पाथ पे होगा या इस पे होगा? कौन से पे होगा? डबल टिक वाले पे होगा या सिंगल टिक वाले पे होगा? तो आपको यह बताना है ए बी पाथ पे ज्यादा विभव परिवर्तन होगा या ए सी पाथ पे ज्यादा विभव परिवर्तन होगा। जो आप बात यहां कह रहे थे कि विभव हानि है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में अधिकतम होती है, तो इस चीज को अपन यहां पे प्रूफ करके देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहां की वैल्यू कितनी है, यहां के विभव की वैल्यू कितनी है, v है, और यहां की कितनी है, v माइनस डी वी है। तो मैं यहां पे ध्यान से देखता हूं तो मेरे को पता लगता है कि जो ए बी पाथ है वो छोटा है कंपेयर टू ए सी। ओके, यहां से यहां तक विभव में परिवर्तन कितना हुआ, विभव प्रवणता का वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा? विभव में तो डीवी परिवर्तन हो रहा है, तो डीवी ऊपर तो डीवी आ जाएगा, और नीचे क्या आना चाहिए? नीचे आना चाहिए हमारे पास आर की वैल्यू आनी चाहिए। आर कितना होगा? ए बी, ये लीजिए डी आर की वैल्यू आ गई, और यहां पे लिखता हूं डीवी अपॉन ए सी। यहां पे ध्यान से देखिए, अब कौन सी वैल्यू ज्यादा है, डीवी अपॉन ए बी या डीवी अपॉन ए सी? ए बी की वैल्यू कम आ रही है, ए बी की वैल्यू कम है, ए बी यहां पे, ए सी की वैल्यू ज्यादा है, तो छोटा मान कौन सा होगा? ये वाला मान छोटा होगा और ये वाला ज्यादा होगा। ये लीजिए, तो आप यहां पे देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र के अभिलंब, मतलब अभिलंब दिशा के अंदर आप इस दिशा में चलते हैं, इस अभिलंब दिशा में चलते हैं, तो वहां पे विभव हानि है वो क्या होती है? अधिकतम होती है। ऐसे तिरछे जा रहे हैं तब नहीं हो रही है, इसी डायरेक्शन के अंदर। ये आपको यहां पे प्रूफ करके दिखा दिया गया, ठीक है। अब क्रांतीय निर्देश तंत्र पे आ जाइए। देखिए ई को अपन कैसे व्यक्त करते हैं, क्रांतीय निर्देश तंत्र के अंदर कैसे लिखते हैं? ई इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप ई वाई। सर ये बहुत बुरा लगता है, अरे थोड़ी सी देर की बात है। मान लीजिए आई कैप एक्स दिशा के अंदर ई एक्स विद्युत क्षेत्र बन रहा है, वाई के अंदर ई वाई और जेड के अंदर ई जेड बन रखा है, ठीक है। ओके, आर की वैल्यू भी डिफाइन कीजिए। ये अपन क्यों कर रहे हैं? ये अपन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला आ रखा था डी वी इज इक्वल टू ई डी आर आ रखा था, यहां पे आप v की वैल्यू तो इजीली ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आप e की वैल्यू निकालेंगे तो इजीली ज्ञात तो नहीं कर सकते। तो मैं उसके लिए कुछ जुगाड़ कर रहा हूं। आर सदिश कितना होगा? आर सदिश को कैसे व्यक्त करते हैं? ऐसे तो करते हैं भैया जी, आया याद? ठीक है, ये जो आर सदिश है, ये दूरी है, इसको मैंने व्यक्त कर लिया। हमें तो कितने के लिए चाहिए? केवल डी आर के लिए चाहिए। तो डी आर सदिश के लिए चाहिए तो थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए फिर सभी दिशाओं में। ये लो, फॉर्मूला क्या है? dv इज इक्वल टू ई डी आर। ओके, dv इज इक्वल टू ई डी आर। यहां वैल्यू पुट करो, ई सदिश की वैल्यू पुट करो, आर सदिश की वैल्यू पुट करो, तो कितना हो जाएगा? अरे माइनस भूल गए ना? हाँ गुरुजी, आप भूले हो, हम तो याद थे, आप बता रहे थे, हम तो आपको, आपने नहीं सुना। ये लो, ये लो बच्चों, अब इसको प्रोडक्ट को आप सोल्व कीजिए। डॉट प्रोडक्ट आप सोल्व करते हैं तो आई गैप डॉट आई कैप कितना आता है? 1। और किसी दूसरे से करेंगे, आई को जे से करेंगे, के से करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो मैं केवल आई समान वालों की वैल्यू पुट कर रहा हूं और तो सारी 0 हो जाएंगी। तो कितना हो जाएगा? माइनस तो बाहर रखिए, तो ई एक्स डी एक्स, और आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ई वाई डी वाई, और ई जेड डी जेड। ये लीजिए, ये आ गया, ठीक है। ओके, अब क्या करना है? हमें e की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो e की वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे इस v के सापेक्ष अवकलन करना चाहता हूं, डिफरेंशिएट करना चाहता हूं। लेकिन ध्यान से देखें, किसके सापेक्ष करेंगे? dx के सापेक्ष करेंगे, dy dz। ये जो हमारे पास वैल्यू है वो तो x पे भी डिपेंड कर रही है, y पे भी डिपेंड कर रही है, z पे भी डिपेंड कर रही है।
तो किसके सापेक्ष करेंगे? किसी एक बार एक के सापेक्ष करते हैं, फिर दूसरे के सापेक्ष, फिर तीसरे के सापेक्ष, और जब भी जिसके साथ सापेक्ष कर रहे हैं औरों को कांस्टेंट मान लेते हैं। औरों को कांस्टेंट मान लेंगे तो y के सापेक्ष उनके सापेक्ष करेंगे तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये वाला जो डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है, इसे क्या बोलते हैं अपन? आंशिक अवकलन बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या आएंगे हमारे पास? इनकी वैल्यू आएंगे जब आप ex की वैल्यू निकालेंगे या ey की वैल्यू निकालेंगे, ez की वैल्यू निकालेंगे, तो वो कितना हो जाएगा? जब आप इसके सापेक्ष करेंगे तो कितना हो जाएगा? ex इज इक्वल टू, माइनस का चिन्ह तो आ ही जाएगा, डेल v अपॉन डेल एक्स। dv का अपन ने किसके सापेक्ष किया? x के सापेक्ष। औरों के लिए कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि किसके सापेक्ष कर रहे हो? x के सापेक्ष। तो यहां तो x का पद ही नहीं है, तो इसका 0, इसको 0, ये लो ex की वैल्यू। ey के लिए भाई बच्चे बहुत कंफ्यूज आ गए हैं। अरे बच्चों जी, जब x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y और z के लिए हमारे पास कितना आएगा? 0 आएगा। y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x और z के लिए कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसलिए ये जो डेल है वो कुछ ऐसा लिखा जा रहा है, ये लीजिए, ये हमारे पास ex, ey, ez सबकी वैल्यू प्राप्त हो गई है। ये सारी वैल्यू आप इस इक्वेशन के अंदर लिख देते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर, तो कुछ ऐसा माहौल प्राप्त होता है। माइनस के चिन्ह तो मैं बाहर ले लेता हूं, अंदर डेल v अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल v अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल v अपॉन डेल जेड के कैप। ध्यान से देखिए, ये क्या व्यक्त कर रहे हैं? ये व्यक्त कर रहे हैं कि v में जो परिवर्तन है वो x दिशा में, v में परिवर्तन y दिशा में, v में परिवर्तन z दिशा में। ओके, सब में v आ रखा है, मैं बाहर ले लेता हूं v को। अंदर बचेगा डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, और डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये लीजिए बाहर आ गया v। ठीक है, ये जो डेल अपॉन डेल एक्स आई, ये सारा मामला कहलाता है मैथमेटिक्स में एक डेल ऑपरेटर होता है, उससे व्यक्त कर देते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस डेल ऑपरेटर सदिश होता है ये, तो B, ये लीजिए। तो हमारे पास यहाँ पे जो E सदिश की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो कितनी प्राप्त हुई भाई? ये प्राप्त हुई हमारे पास डेल V एक सदिश राशि है जो किसके विपरीत है? विद्युत क्षेत्र के विपरीत है। ठीक है, ओके, ये कंप्लीट हुआ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो ये लास्ट फाइनल अपना डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। तो अपन ने क्रांति निर्देश तंत्रों के पदों में भी अपन ने dv इक्वल टू EDR को रिलेशन को व्यक्त कर लिया, और यहां से आप E की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं और सबको वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं। और जब V की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो E.dr वो तो आप डायरेक्ट वहां से निकाल ही सकते हैं। ठीक है, ये चीज भी अपन ने प्रूफ कर ली कि यहाँ पे अभिलंबवत दिशा के अंदर विभव हानि अधिकतम होती है या नहीं होती है। तो ये कंप्लीट हुआ पूरा डेरिवेशन, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। जब भी आप किसी भी प्रकार की बोर्ड की एग्जाम देते हैं या IIT PMT किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम देते हैं तो इससे बाहर नहीं होने वाला है। ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा।